नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे थे अशोक पांडे जी की किताब लपू जन्ना। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुना तो पहले जरूर सुनिए। तो चलिए सुनते हैं आगे का किस्सा। लपू जन्ना भाग 16। बाष्पीकरण और तत्तान के पीते थुपा धलमिंदल। पिक्चर में हेलन का डांस देखने और बम पकौड़े का लुत्फ उठाने के एवज में गोलू और लफत्तू की बच्चा पीठों को गोलू के पापा यानी टोड मास साहब के संटी प्रहार झेलने पड़े थे। इस सनसनीखेज घटना के उपरांत दोनों बाप बेटे कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। इस वजह से अंग्रेजी की कक्षाएं बंद हो गईं। अंग्रेजी पीरियड में सीनियर बच्चों को पढ़ाने वाले एक बहुत बूढ़े मास साहब बतौर अरेंजमेंट तशरीफ लाने लगे। वे बहुत शरीफ और मीठे थे। वे एक प्रागैतिहासिक चश्मा पहनते थे जिसकी एक डंडी थी ही नहीं। डंडी के बदले उन्होंने एक सुतलीनुमा मोटा धागा बांध रखा था जो उनके एक कान के ऊपर से होकर खोपड़ी के पीछे से होता हुआ दूसरे कान पर सुसज्जित डंडी के छोर पर किसी जुगाड़ से फंसाया जाता था। चश्मे के शीशे बहुत मोटे थे जिन्हें देखकर लगता था शेर सिंह की दुकान वाले चाय के गिलासों की पेंदियों को लेंस की जगह हेतु फिट किया गया हो। उनके पास गंगा जी का बखान नामक एक कल्याणनुमा किताब हमेशा रहती थी। किताब के लेखक का नाम गंगा प्रसाद गंगापुत्र अंकित था। वे उसी को सस्वर पढ़ते और भावातिरेक में आने पर अजीब सी आवाजें निकालकर गाने लगते। लाल सिंह के सौजन्य से यह रहस्य कोई एक हफ्ते बाद हम पर उजागर हुआ कि गंगा प्रसाद गंगापुत्र कोई और नहीं स्वयं यही बूढ़े माँ साहब है। माँ साहब का शहर में यूं भी जलवा था कि गंगोत्री चिकित्सालय नाम से वे एक आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना चलाते थे। गंगा प्रसाद गंगापुत्र आकंठ गंगाग्रस्त थे और हर पीरियड में अपने महाग्रंथ से हमारी ऐसी तैसी किया करते। वे थोड़ा तुतलाते थे और संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखी अपनी रचनाओं को सुनाने के उपरांत उनकी संदर्भ रहित व्याख्या किया करते। कवि कहता है कि प्याली गंगे मैं तो तेला बच्चा हूँ, और गंगा माता कवि से कहती है कि मेरे बच्चे मैं तो तेली माँ हूँ। फिर कवि कहता है कि प्याली गंगे हमने तुझ पे कितने अत्याचार किए। एक साइड से लफत्तू की दबी आवाज आती, जितका बत्ता इतना बुड्ढा है वो गंगा कितनी बुड्ढी ओदी बेटे, पूतू तो जला प्याली मात तलते। गंगा प्रसाद गंगापुत्र के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। वे गंग पुराण ठेलते जाते। माँ साहब को दिखाई सुनाई भी बहुत कम देता था। लफत्तू ने गंगा प्रसाद गंगापुत्र का नामकरण प्याली मात्तर कर दिया था और यह नाम सीनियर्स तक में चर्चा का और जूनियर्स में लफत्तू केंद्रित ईर्ष्या का विषय बन गया। कुछ व्यक्तिगत कारणों से दुर्गा दत्त मास साहब भी लंबे अवकाश पर चले गए। टोड मास साहब की क्लास के तुरंत बाद पढ़ने वाले उनके विज्ञान वाले पीरियड में भी यदा कदा प्याली मात्तर हमारी हर हर गंगे करने लगे। लफत्तू लगातार बोलता रहता था और पिक्चरों की कहानी सुनाना सीख चुकने के अपने नवीन टैलेंट पर हाथ साफ किया करता। उसके बाद बेटे हॉलीकॉप्टर थे धलमेंदल भाल आया और उतने अदीत थे तहाँ तुम थप को तालो तलब छे पुलित ने घेर लिया है, अपनी पित्तौल नीचे गेल दो। उसके बाद अदीत एक तत्तान के पीते छुप के धलमेंदल थे कहता है मुझे मालने थे पहले अपनी अम्मा की लात ले जा इन पैत्तल। धलमेंदल कहता है कुत्ते थाले मैं तेला थून पी जाऊंगा। एक तरफ से तोतली हर हर गंगे, दूसरी तरफ से धर्मेंद्र और अजीत के क्लाइमैक्स वाले तोतले ही डायलॉग्स और बाकी दिशाओं से स्याही में डूबी नन्ही गेंदों का फेंका जाना नित्य बन गया। यह दृश्य जब एक दिन हमारी कक्षा के पास से टहलते जा रहे प्रिंसिपल साहब ने देखा तो वे पीतल के मूठ वाली अपनी संटी लेकर हम पर पिल पड़े। जब 3-4 बच्चों ने दहाड़े मार मार कर रोना चालू किया तब जाकर प्याली मात्तर ने गंग पुराण बंद किया और आंखें उठाकर नवागंतुक प्रिंसिपल साहब की आकृति को श्रमपूर्वक पहचाना। औपचारिक बातचीत के बाद
दोनों गुरुवर कुछ गहन विचार विमर्श करते हुए कक्षा के बाहर दरवाजे पर खड़े हो गए। इतने में प्रिंसिपल साहब के भाई यानी मुर्गा दत्त मास साहब उर्फ परशुराम वहां से पान चबाते निकले। क्लास के बाहर खड़े प्रिंसिपल साहब और प्याली मास्टर को वार्तालाप मग्न देख उन्होंने पीक थूकी और उक्त सम्मेलन में भागीदार बनने की नीयत से वहीं आ गए। दरवाजे पर मुर्गादत्त मां साहब ने प्रणाम कक्का कहते हुए प्याली मास्टर के पैर इस शैली में छुए मानो उनकी जेब काट रहे हों या होली के टाइम किया जाने वाला आकस्मिक मजाक कर रहे हों। प्रिंसिपल साहब की तरफ उन्होंने एक बार को भी नहीं देखा और आधे मिनट से कम समय में सारी बात समझकर प्रिंसिपल साहब के हाथ से संटी छीनी और अभी देखिए कक्का कहते हुए हम पर दोबारा हाथ साफ किया। अपनी माँ बहनों से पूछना हरामजादों में तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकूं हूँ, और खबरदार जो साला एक भी भूतनी का रोया तो। एक हाथ से संटी को मेज पर पटकते और दूसरी से अपने देवानंद स्टाइल केश जब्ब को संभालते उन्होंने इतनी तेज आवाज निकाली कि अगल बगल की सारी क्लासों के अध्यापक बाहर आकर कक्षा 6A की दिशा में देखने लगे। घंटा बजने के बाद मास्टरों के तिगड्डे के लिए हम जैसे मर गए। वे खरामा खरामा मुर्गा दत्त मास साहब का अनुसरण करते किसी दिशा में निकल पड़े। थाला हलामी लाजेद खन्ना ताबाप। औरों को बचाने के चक्कर में अपने पृष्ठ क्षेत्र पर असंख्य संटियां खा चुके लफत्तू ने जमीन पर थूका। इत्ते तो दुल्गा दत्त मातर थई ए याल। लफत्तू की दुआ सुनी गई और अगले रोज प्याली मातर के बदले अपने धूल खाए पुरातन कोट और हाथों में सतत विराजमान कर्नल रंजीत समेत दुर्गा दत्त मास साहब सशरीर उपस्थित थे। टेस्ट पे कल्ले आबे सारे बच्चे और 10-10 पैसे भी। अटेंडेंस के उपरांत यह कहकर वे उपन्यास पढ़ने ही वाले थे कि उन्हें पता नहीं क्या सूझा। उपन्यास जेब के हवाले कर वे कुर्सी पर लधर गए। मैं जो है मुर्दाबाद गया था बच्चों। मुर्दाबाद बहुत बड़ा शहर है और उसमें आप समझ लें हम आए रामनगर जैसे 100 शहर आ जावेंगे। मुरादाबाद में दुर्गा दत्त मास साहब की ससुराल थी जहां उनके ससुर दारोगा थे। इतनी सी बात बताने में उन्होंने बहुत ज्यादा फुटेज खाई और हमें छोटे कस्बे का निवासी होने के अपराध भाव से लबरेज कर दिया। आखिर में उन्होंने एक किस्सा सुनाया। परसों में और मेरे साले साहब जंगल कू गए शिकार पे, तो शिकार पे क्या देखा 3 बब्बर शेर रास्ता घेर के खड़े हैं। जब तक कुछ समझते तो देखा कि 2 बब्बर शेर पीछे से गुर्राने लगे। हमारे साले साहब तो आप समझ लें वहीं पे बेहोश हो गए। मैंने सोची कि दुर्गा आज तो तेरी मौत हो गई। मुझे तुम सब बच्चों की याद भी आई। मैंने सोची अगर मैं मर गया तो तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाएगा और टेस्टुपें भी बेकार जावेंगी। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए तो सबसे बड़ा शेर बोला, मां साहब आप जाओ, हम तो सुल्ताना डाकू का रास्ता देख रहे हैं। मेरी जान में जान आई मगर साले साहब तो गिरे पड़े थे। तब उसी बड़े शेर ने हमारे पीछे खड़े एक शेर से कही कि दुर्गा मां साहब के साले साहब को अपनी पीठ पे बिठा के जंगल के कोने तक छोड़ आवे। तो आप समझ ले कि जंगल का छोर आने को था कि साले साहब को होश आ गया। शेर मेरे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कोई पालतू कुत्ता होवे। जब खुद को शेर की पीठ पे देखा साले साहब ने तो उनकी घिघी बांध गई। किस्सा खत्म होने से पहले ही क्लास खत्म हो गई। मां साहब ने उठते हुए बताया कैसे साले साहब की जान बचाने की वजह से वे मुरादाबाद में रामनगर का झंडा फहराकर लौटे हैं। सारे बच्चे नकली ठहाके लगाकर ताली पीटने लगे। उनका किस्सा कोरी गप्प था, पर दुर्गा दत्त मां साहब जैसे जालिम के मुंह से उसे सुनना राहत देने वाला था। इस पूरे पीरियड में मां साहब के नए जुमले आप समझने को पकड़ने वाला पहला बच्चा लफत्तू था। आप थमल ले मत आप थमज ले हम थप तूतियम थलफेत ऐ। तूतियम थलफेत यानी चूतियम सल्फेट।
अग्रजों के रास्ते हमारे जीवन में पहुंची पहली केमिकल गाली थी। अगले दिन पता चला कि दुर्गा दत्त माँ साहब भी इस गाली से परिचित थे। अटेंडेंस दुर्गा दत्त माँ साहब ने ली। इस दौरान लाल सिंह ने सारे बच्चों से 10-10 के सिक्के इकट्ठे किए, जल्दी जल्दी बाहर निकला और बंसल माँ साहब की दुकान से 2 थैलियां लेकर वापस लौटा। एक थैली में चीनी थी और दूसरी में नमक। परक्कलियों की अपनी अपनी जोड़ियां थामे कतार बनाकर सारे बच्चे माँ साहब के पीछे पीछे प्रयोगशाला की ओर रवाना हुए। प्रयोगशाला सहायक चेतराम ने माँ साहब को नमस्ते किया और हिकारत से हमें देखा। हलवाई के उपकरणों, भूतपूर्व बुरादा बीकरों वाली मेजों और कंकाल वाली अलमारियों के आगे एक बड़ा दरवाजा था। इसी के अंदर थी प्रयोगशाला की रसायन विज्ञान इकाई। विचित्रतम गंधों से भरपूर इस कमरे में तमाम शीशियों में पीले, हरे, नीले, लाल, बैंगनी द्रव भरे हुए थे। बीकरों, परखनलियों और आकर्षक आकारों वाले कांच के अन्य उपकरणों की उपस्थिति में वह सचमुच विज्ञान सीखने वाली जगह लग रही थी। माँ साहब एक तनिक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए। लाल सिंह के हाथ से चीनी नमक लेकर उसे चेतराम को थमाकर माँ साहब ने गला खंखार कर कहना शुरू किया, बच्चों, आज से हम बाष्पीकरण सीखेंगे। चाय बनाते हुए जब पानी गर्म किया जावे है तो उसमें से भाप निकलती है। इसी भाप को साइंस में बाष्प कहा जावे है और अंग्रेजी में आप समझ ले इसका नाम स्टीम होता है। चाय की गर्म पानी को कटोरी से ढक दिया जावे तो भाप बाहर नहीं आ सकती और कटोरी गीली हो जावे है, और जो चीज गीली होवे उसे द्रव कहा जावे। द्रव से भाप बने तो विज्ञान में उसे बाष्पीकरण कहते हैं, और जब भाप से द्रव बने तो द्रवीकरण। आज हम प्रयोग करेंगे बाष्पीकरण का। चेतराम चीनी और नमक को अलग अलग ढक्कन कटे गैलनों में पानी में घोल चुका था और माँ साहब को देख रहा था। अब सारे बच्चे अपनी टेस्ट्रपों में अलग अलग नमक और चीनी का घोला ले लेवे और चेतराम जी से सामान इसू करा ले। चेतराम ने हर बच्चे को परखनली पकड़ने वाला एक चिमटा और एक स्पिरिट लैंप इशू किया। इन उपकरणों की मदद से दोनों परखनलियों के घोल को सुखाया जाना था। स्पिरिट लैंप की नीली लौ पर टेस्ट ट्यूब में खदबदाते पानी को देखना मंत्रमुग्ध करने वाला था। माँ साहब बता चुके थे कि प्रयोग की कक्षा 2 पीरियड्स तक चलनी थी। लफत्तू जैसा बेचैन शख्स भी मन लगाकर परखनली पर निगाहें टिकाए था। कुछ देर बाद सारा पानी सूख गया और दोनों परखनलियों के पेंदों में सफेद तलछट बची। यह नमक और चीनी था जिसे हमने बरास्ता बाष्पीकरण नमक और चीनी से ही बनाया था। दूसरा घंटा बजने में बहुत देर थी और स्पिरिट लैंपों के साथ कुछ और करने की इच्छा बहुत बलवती हो रही थी। शुरुआत लफत्तू ने की और रंगीन शीशियों में से 2 रंगों के द्रव मिलाकर परखनली में गर्म करना शुरू किया। लफ्तू की देखा देखी एक एक कर सारे बच्चों ने अलग अलग रसायनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। हवा में अजीबो गरीब गंधे और तरह तरह के धुएं फैलना शुरू हुए। पहला क्लाइमैक्स फटाक की आवाज के साथ एक मुन्ना टाइप बच्चे की परखनली के फूटने के साथ हुआ। सुनते ही दुर्गा दत्त माँ साहब ने हरामजादो कहते हुए उपन्यास छोड़ दिया। डर के मारे सारे बच्चों ने स्पिरिट लैंपों से हटाकर परखलियों को लकड़ी के स्टैंडों में धंसा दिया। लाल आंखों के साथ एक एक बच्चे को घूरते दुर्गा दत्त माँ साहब सारी क्लास से कुछ कहने को जैसे ही लफत्तू के पास ठिठके, लफत्तू के बनाए रसायन वाली परखनली से तेज तेज धुआं निकलना शुरू हो गया। उस तरफ माँ साहब की पीठ थी। घबराया हुआ लफत्तू प्रयोगशाला के पिछले द्वार तक लपक चुका था। उसकी परखनली अचानक और भी तेज फटाक के साथ चूर चूर हो गई। माँ साहब घबराकर हवा में जरा सा उछले। पलटकर उन्होंने साले चूतियम सल्फेट, इधर आ, हरामी कहकर लफत्तू को मारने को अपना हाथ उठाया, पर लफत्तू तब तक संभवतः
बौने के ठेले तक पहुंच चुका था। आगे से जिस साले ने मुझसे पूछे बिना एक भी सीसी छुई, तो सारी सीसियां उसकी पिछाड़ी में घुसा दूंगा। अब चलो फील्ड पे। लतियाते फटकारते हमें खेल मैदान ले जाया गया, जहां तेज धूप में मुर्गा बनाकर हमारे भीतर की बची खुची वैज्ञानिक आत्मा के बाष्पीकरण का सफल प्रयोग संपन्न हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लफत्तू के आगे की कारनामे जानने के लिए जुड़े रहिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए लपू जन्ना, सिर्फ कहानियों के सफरनामे पर। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक और मजेदार किस्से के साथ। धन्यवाद।